हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम इंग्लिश मीडियम के लिए एक नया चैनल लॉन्च कर चुके हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन पर जाकर आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसे लगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस एंड वेरिएशन के 4th लेक्चर पे हैं और आज मैं आप लोगों को बहुत सारे रूल, रेगुलेशन, लॉज, इन सब विषयों पे पॉइंट्स पे अपन डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ऐसा हमें लगता है और ये फैक्ट पॉइंट भी है। चलिए, लास्ट पॉइंट तक मैंने आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस और ये सारी चीज़ें, पनेट स्क्वायर वगैरह वगैरह चीज़ें बता दी थी। आज बारी है लॉज की, आज बारी है नियम कानून कौन कौन से लगे, वो सारी चीज अपन बताते हैं। तो देखो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोनोहाइब्रिड पर था, कुछ रूल ऐसे थे जो मोनोहाइब्रिड पर लगते थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे लगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड लॉ, कौन कौन से ऐसे लॉ हैं, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे। और वो क्रॉस सबसे पहला हमारे पास में था लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, रूल में बहुत कुछ है नहीं, रूल्स बहुत सिंपल है। मैं एनसीईआरटी की लाइंस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरा वर्ड आता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, इसे अपन कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी एक रूल हमारे पास में माना जा सकता है। ये दो रूल्स हमारे पास में चलते हैं। तो ये दोनों रूल जो हम बना के रखे हैं, दोनों रूल्स को अपन समझ के रखना है। ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे। अब इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, अब इस रूल की कहानी क्या है। बहुत सिंपल सी बातें हैं यार, कोई बहुत बड़ा जबरदस्त पॉइंट नहीं है, सिंपल है। पर जब भी हमें बोर्ड्स में या नीट में क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस हमेशा कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आते हैं, उनके ऊपर कहानियां पूछी जाती हैं। तो उन चीजों को ध्यान पे रखकर हमें बनाना होता है। जैसे कि तुमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक चीज ये आई होगी कि यार देखो, जब हमने टॉल का डॉफ के साथ क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन सारी टॉल मिली, सारी की सारी क्या मिली, टॉल मिली। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब टॉल एंड डॉफ में कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया तो सारे के सारे टॉल बिहेवियर ही क्यों मिला। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें कहानी है कि यार एक ना इसमें से डोमिनेंट है और एक एलील्स है। इन पेयर में जब हेट्रोजाइगस होते हैं तो एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। बस यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और क्या। आइए समझते हैं। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि भैया कोई भी कैरेक्टर्स जो है एक कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। मेंडल साहब के अकॉर्डिंग ये था कि बॉस, इस दुनिया में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मेंटेन्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं बाय डिस्क्रीट। ठीक है, मतलब एक मल्टीपल बिहेवियर एक चीज से मतलब कंट्रोल होते हैं, इसका नाम है फैक्टर, जिसे सो कॉल्ड आजकल जीन कहा जाता है। ठीक है, फिर बताई गई भाई कि फैक्टर्स जो हमेशा पेयर में होते हैं। ये भी मैंने बात बता दी कि फैक्टर्स हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी इन सबके पेयर्स में होते हैं। ठीक बात है। जब कहानी डिसिमिलर पेयर की आती है, डिसिमिलर पेयर मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब तक कैपिटल टी था तब तक ठीक है, पर जब कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाए, डिसिमिलर हो जाए, तब इनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि नहीं मैं शो करूंगा, नहीं मैं शो करूंगा। तो इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा। तो ये बात याद रखना, फैक्टर ऑफ वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट, वन मेंबर ऑफ पेयर, पेयर का जो एक मेंबर है वो डोमिनेट है, डोमिनेंट होगा। द अदर वन इज अ रिसेसिव। डोमिनेट्स अदर, वो डोमिनेट्स कर जाता है, वो उसे दबा देता है, दूसरे को दबा देता है, दूसरे को सप्रेस कर देगा और खुद को एक्सप्रेस करेगा। ये डोमिनेट बिहेवियर है। जैसे कैपिटल टी डोमिनेट कर देता है और किसको डोमिनेट्स करेगा, स्मॉल टी को, स्मॉल टी को डोमिनेट्स कर देगा। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बस इतना सा ही है। ये 3 पॉइंट है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये बात याद रखना। एक्सप्लेन टू एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन द पैरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 and the expression of both in F2. It also explain the proportion of 3:1 often at the F2. ये पूरी कहानी का सोर्स ये है कि जब भी हमने इसे क्रॉस किया तो यार फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे एक फिजिकल कैरेक्टर दिखाई दिया और नेक्स्ट जनरेशन में दोनों दिखाई दिए। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को, बिहेव को शो करता था।
जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद हमें 3:1 एंड 1:2:1 जो जीनोटाइप फेनोटाइप आया था, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के इफेक्ट में आया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर है, सारे बच्चों के दिमाग में एकदम टू द पॉइंट क्लियर बैठ जाना चाहिए कि बॉस ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जो मोनोहाइब्रिड पर बेस्ड था। दूसरी बात, दूसरा रूल आता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ, जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, हम इसे यहां पर कहते हैं सेग्रीगेशन, हम इसे कह सकते हैं। अब इसमें भी एक नई बात निकल कर आती है, इसे भी बहुत सिंपल वे में समझना, फिर मैं आगे डिस्कशन करता हूं। अब आप एक इस बात को देखो कि हमने कैपिटल टी लिया था, हमने स्मॉल टी लिया। फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, है ना, और ये सब मिलकर बना दिए टॉल। मतलब इससे भी टॉल ही बन रहा है, इससे डॉफ बन रहा था, और ये लोगों ने टॉल बनाया। फिर टॉल एंड टॉल का क्रॉस किया, तो आखिरी में जो जनरेशन मिली कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल गया। मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो F2 में गए तो ये भी मिल गया, ये हमारा टॉल था, ये भी हमारा टॉल था, ये भी हमारा टॉल था, ये भी हमारा डॉफ था। देखने की बात यहां पर ये है कि ये टॉल है, टॉल एंड डॉफ दोनों साथ में, फिर भी ये टॉल ही था। लेकिन ये डॉफ वाला जो कैरेक्टर स्मॉल टी है, वो जब सेपरेट होने की बारी आई, बाद में ये सेपरेट हुआ, तो जब ये दोनों स्मॉल टी मिले, तो ऐसा नहीं कि अभी बहुत दिन टॉल के साथ रह के आएंगे तो ये लोग भी टॉल बिहेवियर शो करने लग जाएंगे। यार एक बात बताओ, ये इसके साथ पूरी जनरेशन भर रहा होगा ना, पूरी जनरेशन भर जब रहा होगा F1 जनरेशन में, तो इसके अंदर कहीं कोई स्मॉल टी के अंदर कोई कैपिटल टी का कोई कैरेक्टर नहीं आया क्या? नहीं आया। इसमें यह है कि भाई दो जीन जो है दे गेट नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ब्लेंडेड नहीं हुए, बस दोनों ऐसे बैठे हुए थे, दोनों ने मिलकर एक कैरेक्टर बनाया, और एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे गेट सेपरेटेड। और वो जब गैमेट बनाने का मौका आया, दोनों सेपरेट हो गए, और जब दोनों सेपरेट हो गए तो इनके बीच में कोई गुत्था मिक्सी विक्सी ये सब चीज होने का रीजन निकल के ही नहीं आया। तो मेंडल साहब ने कह दिया कि भैया ये लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स है कि गैमेट्स बनते समय ये हमेशा सेग्रीगेट हो जाते हैं, इनके बीच में कुछ मिक्स होने जैसा नहीं है, इनके बीच में कुछ मिक्स होने जैसा नहीं है। ये बात याद रखना, अभी ये चीज जितनी याद रहेगी, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, फिर एक नए साइंटिस्ट आएंगे मॉर्गन, वो इसे गलत साबित कर देंगे, नहीं मिक्स होता है। तो इसलिए आपको अभी से जितना बेहतर ये नॉलेज रहेगा, वो आगे जाकर आपको बढ़िया क्लियर होता रहेगा। आज जो हम बता रहे हैं इसके ड्रॉबैक भी आते हैं। कई बार मेंडल साहब के ऊपर क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा कौन सा रूल है जो अगर मेंडल के साहब के समय पे होता ना, मेंडल साहब के समय पे होता, तो मेंडल साहब का ये नियम गलत हो गया होता, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स गलत हो गया होता। उसे अपन कहते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला रूल, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो मैं आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आई मेरी बात? तो इन्होंने कहा कि यार लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब ये हो गया कि यार दो गैमेट्स है, दोनों जीन मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक कैरेक्टर बनाए, इसने डॉफ बनाया, इसने टॉल बनाया। जब ये दोनों मिक्स हुए तो दोनों मिलकर टॉल बनाए। नेक्स्ट जनरेशन में फिर टॉल डॉफ सब कुछ बन रहा है, पर ये दो जीन दोनों मिलकर टॉल बना रहे थे, उनका दूसरा जीन जो स्मॉल टी है उससे मिक्स नहीं हो रहा है। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जैसे ही वो गैमेट बनाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे और दोनों फिर अपने अपने रास्ते पे चले गए। साथ में है बस जब तक एक्सप्रेस करना है, जिस दिन एक्सप्रेस करने का मौका खत्म, गैमेट बनाने का टाइम आया, दोनों एकदम सेपरेट। स्मॉल टी मिलकर आज भी डॉर्फ के लिए ही जिंदा है। ये बौनापन कब से दबा हुआ था? सोचो, फर्स्ट जनरेशन में था, मतलब पेरेंट्स में था, फिर फर्स्ट जनरेशन में नहीं आया, फिर सेकंड जनरेशन में शो कर दी। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। सो आइए इसके लिए एनसीईआरटी क्या लिखती है वो भी समझ लेते हैं। एनसीईआरटी जो बेस्ड कॉन्सेप्ट है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ ब्लेंडिंग। ठीक है, बिल्कुल ब्लेंड नहीं होते। दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। इन द F2 जनरेशन मतलब वो जो भी कैरेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन में थे, पेरेंट्स में थे,
फर्स्ट जनरेशन आते आते उनमें से एक ने एक्सप्रेस किया, एक ने एक्सप्रेस नहीं किया, मतलब एक दब गया और एक दिखाई दिया। सेकेंड जनरेशन में सारे कैरेक्टर फिर दिखने लग गए। अदरवाइज तुम सोच के देखो यार कि मतलब आदमी का दिमाग घूम जाएगा कि मैंने तो टॉल टॉल का क्रॉस किया था, ये डॉफ बिहेवियर कहां से आ गया। अभी मटर है तो तुम्हें मजाक सूझ रहा है कि मजाक है ऐसी करके, तुम इसी को इंसान को सोच के देखो, तुम इसी में कुत्ते को सोच के देखो कि चार लंबे लंबे कुत्तियों के बीच में क्रॉस करवा के अगर मान लो हम बाद में बच्चा पैदा होता है एकदम छोटा सा ठिनगा सा, देख के लगे हैं ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये पक्का क्रॉस ब्रीड कहीं और का बच्चा है, किसी और का बच्चा है, होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम यहां पर आती है और ये चीज हमें ध्यान पे रखना है, ये हमें ध्यान पे रखना है कि भाई साहब हमारे पास में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऐसा सेग्रीगेशन है जहां पर दोनों जीन एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, और जब दोनों जीन एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं वो F1 जनरेशन में हो सकता है दूसरा कैरेक्टर शो कर रहे हो, एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था, पर सेकेंड जनरेशन में जैसे ही उन्हें पावर मिली वो फिर से खुद को एक्सप्रेस कर दिए, फिर से उनके सारे कैरेक्टर्स दिखने लग गए, फिर से डॉफ बिहेवियर दिखाई देने लग गया। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात तो समझ में आ गई होगी, याद रखना। ट्रू, वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन F1 जनरेशन, F1 स्टेज में एक नहीं दिखाई दे रहा था, बट थ्रू द पेरेंट्स कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों अलग अलग हुए, फैक्टर्स और जो एलील हैं वो पेयर जो उनके बने वो सेग्रीगेट हुए, सेग्रीगेट फ्रॉम इच अदर सच दैट गैमेट्स रिसीव ओनली वन ऑफ टू फैक्टर्स, दो फैक्टर में से गैमेट्स ने किसी एक को रिसीव किया, गैमेट्स ने किसी एक को रिसीव किया और दूसरे गैमेट्स ने दूसरे को रिसीव किया, दूसरे फैक्टर को रिसीव किया। ठीक है, मतलब किसी एक ने, ये दो गैमेट्स यहां से बने होंगे, किसी एक को रिसीव किया, यहां पे किसी एक को रिसीव किया, यहां से भी दो गैमेट्स बने होंगे, दोनों में से किसी एक को ही रिसीव कर रहा है, और जब दोनों में से किसी एक को ही रिसीव कर रहा है तो ये बात याद रखना, द होमोजाइगस जो पेरेंट्स हैं प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर similar while a heterozygous one of produce the kind of gametes each having one alleles without equal proportion। मतलब ये वही पूरी कहानी का पॉइंट हुआ कि यार जब हम फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में जाते हैं, अगर सेम गैमेट्स मिल गए तो ये होमोजाइगस बन गया, पर अगर अलग अलग मिल गए तो हेट्रोजाइगस बन गया, और ये होमो और हेट्रो के बीच की कहानी यही है कि गैमेट्स सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये सारे के सारे सेपरेट होते हैं। और ये चीज तो हम कितनी बार ही पढ़ चुके हैं, बस अब इस बार अब एक बार और पढ़ लेते हैं। ये दोनों पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने इससे गैमेट्स बनाया, कैपिटल T, सेम टाइप ऑफ गैमेट, दोनों मिले, F1 जनरेशन में केवल एक कैरेक्टर आया F1 जनरेशन में। जब F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t को हमने लिया तो यहां से दो गैमेट्स बने, एक नॉन आइडेंटिकल गैमेट्स, और दो नॉन आइडेंटिकल गैमेट्स बने हैं, एक कैपिटल T है एक स्मॉल t है। जब आइडेंटिकल गैमेट्स मिले तो दोनों ने होमोजाइगस बनाया, इन दोनों ने होमोजाइगस बनाया, और इन दोनों ने मिलकर कैपिटल T स्मॉल t इसके साथ में मिला, और ये दोनों मिलकर कैपिटल T स्मॉल t, तो ये दोनों होमोजाइगस थे और ये हेट्रोजाइगस था। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों जो हैं सेपरेट हो जाते हैं। आपकी आंखों में ये चीज दिखाई दे रही होगी, ये है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दो बातें, सही बातें, कही हुई बातें दिमाग में एकदम बैठ गई, सारे बच्चों ने कह दिया कि हाँ जी भाई साहब चलो हमने बात मान ली। हम अभी न्यू मेंटलिज्म में नहीं जा रहे, हम अभी मेंटलिज्म पे ही हैं। हम अभी मेंटलिज्म पे ही हैं कि मेंडल साहब ने जो भी कहानी बताई उस मेंडल साहब की कहानी के हिसाब से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, मेंडल साहब का कॉन्सेप्ट कैसे आगे बढ़ेगा, मेंडल साहब की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि अभी सही बताते ही गलत थोड़ी बताने लग जाएंगे, पहले सही सही तो बता दो यार। सही सही हमें पता चल गया ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और उस पर बेस्ड दो रूल है। अब हम आते हैं डाई हाइब्रिड को। एक बार पूरा मेंडलिज्म पढ़ लेते हैं कि मेंडल साहब ने क्या क्या बातें बताई, उसके बाद हम जानेंगे यार कि असल में डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्या। इसका रेशियो वगैरह तो तुम्हें एकदम समझ में आ ही गया होगा कि यार जैसे मान लो ये पेरेंट्स है हमारा, ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये क्रॉस तो हम कितनी बारी कर चुके हैं, पेरेंट्स हैं, टॉल पेरेंट्स, डॉर्फ पेरेंट्स, है ना। इसके बाद यहां पर ये दोनों जो बन रहे हैं वो हैं गैमेट्स, ये क्या है, गैमेट्स हैं। ये जो बना है वो F1 जनरेशन है, ये यहां पर फिर यहां पर गैमेट्स दिख रहे हैं,
ये जो बना हुआ है वो F2 जनरेशन है। शानदार, बहुत बढ़िया। जीनोटाइप क्या आया है ये सारे बच्चे जानते हैं हमारे पास में कि जो जीनोटाइप आ रहा है वो आ रहा है बेटा 1:2:1, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। फिर हमारे पास एक और बिहेवियर आया जिसका नाम है फिनोटाइप। फिनोटाइप आ रहा है बेटा 3:1 और 3:1 में जब हमारे पास में बिहेवियर आ रहा है तो 3 आ रहा है हमारे पास टॉल और एक बिहेवियर आ रहा है हमारे पास में डॉफ। ये कहानी हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो गई। इस तरीके से ये सारी कहानियां हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने क्या है? जब अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं तो नाम है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर इसके न्यू जितने भी रूल हैं लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये डोमिनेंस, वो डोमिनेंस, सब कुछ अपन समझेंगे, पर डायरेक्टली पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बड़ा कहानी, बड़े कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर में अपन अब बात करते हैं। जब अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे सामने क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है क्रॉसिंग बिटवीन। जब हम यहां पर कहानी देखेंगे तो हमारे पास कहानी होगी कि भैया हम क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। समझ रहे हैं? हम यहां पर जो क्रॉस करेंगे वो टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करेंगे। आप बताइए मुझे, मैं किसके किसके बीच में क्रॉस करवा दूं? ये कैरेक्टर क्रॉसिंग बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में है, किसमें किसमें क्रॉस करवा दूं? चलो मैं अपने मर्जी से ले लेता हूं। एक ले लेते हैं स्टेम का हाइट, ठीक है, आज हम इसका क्रॉस करवा के देखेंगे। और स्टेम के हाइट के बाद दूसरा देख लेते हैं बेटा शीड का शेप देख लेते हैं। ये दो बढ़िया कहानियां हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टेम की हाइट बेटा जी या तो टॉल है या तो क्या है, डॉर्फ बिहेवियर है, बहुत शानदार। सीड का शेप दो तरीके से हो सकता है, या तो राउंड होगा या तो क्या होगा, रिंकल्ड होगा। जब अपन टॉल के साथ क्रॉस करते हैं, जब अपन टॉल के साथ क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी मान लेते हैं। डॉफ के साथ क्रॉस किए तो स्मॉल टी, राउंड के साथ किए तो कैपिटल आर, रिंकल्ड के साथ क्रॉस किए तो स्मॉल आर। इस तरीके से हम इनके बीच में क्रॉस करेंगे। इस तरीके से हम इनके बीच में क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हमने इसका क्रॉसिंग करने का स्टार्ट किया, इनिशिएट किया। फर्स्ट टाइम जनरेशन हमारे सामने नजर आ रहा है पेरेंट्स। आ जाइए, सबसे पहले पेरेंट्स के नाम पे हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल आर। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे सामने ये रहा। दूसरा स्मॉल टी और स्मॉल आर, दूसरा पेरेंट हमारे सामने ये रहा। दोनों के टॉल एंड राउंड, दोनों का हमारे पास जो बिहेवियर है वो टॉल एंड राउंड दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है ये हमारा है बच्चे डॉफ एंड रिंकल्ड कहानी है इसकी। हमने इनका क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाते समय आपको मैं बहुत बेसिक पॉइंट बताता हूं, तुरंत क्लियर हो जाएगा कि इससे एक ही गैमेट्स आया, कैपिटल आर टी और कैपिटल आर। दूसरा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। यहां पर मिला स्मॉल टी और स्मॉल आर और इनके आसपास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जब हमने इन गैमेट्स का क्रॉस करवाया, जब हमने इस गैमेट्स का क्रॉस करवाया तो इन दोनों गैमेट से क्रॉस करके कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बना है? ये है जनाब हमारा F1 जनरेशन। आपको पता है जब गैमेट सेम है तो ये F1 जनरेशन बनेगा और सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो ये क्रॉस होके याद रखना 16:0, चाहे उसका जीनोटाइप हो, जीनोटाइप भी वैसा ही होगा, इसका फिनोटाइप भी वैसा ही होगा। सारे के सारे आपको मिलेंगे बेटा टॉल एंड राउंड सीड, टॉल एंड राउंड सीड के फिनोटाइप मिलेंगे सारे के सारे, एंड जीनोटाइप भी वही मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। F1 जनरेशन बन के तैयार है। अब F1 जनरेशन को वापस हमें क्रॉस करना है। कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल आर स्मॉल आर। मैं अभी इतने बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर अभी बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। बहुत लंबे लंबे जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो उससे पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए। जब आपको यही नहीं पता होगा तो क्रॉस करने का फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप सारे बच्चे अपना दिमाग लगाकर पूरा सोचिए कि इनके गैमेट्स कितने टाइप के होंगे।
एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक बेहतरीन सा पॉइंट जो शायद बोर्ड में, नीट में, एम्स में, जिपमर में, एएफएमसी में हर जगह पूछा जाएगा कि एक बात बताओ, मुझे दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं यहां पर और इसमें से टाइप ऑफ जीन निकालना हो कि कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं आखिर, तो कैसे निकालेंगे? जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि ह्यूमंस में 22 पेयर तो सेम है, पर 23rd पेयर जो है वो XY है। एक हेट्रोजाइगस कंडीशन वहां पर दिख रही है। तो कितने प्रकार के गैमेट्स बनते हैं? दो टाइप के, एक X और एक Y बनते हैं। वैसे ही यहां पर भी निकालना है कि यार मेरे पास एक कैपिटल T स्मॉल t करके हेट्रोजाइगस है और एक कैपिटल R स्मॉल r है, मेरे गैमेट्स कितने बनेंगे? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आज के बाद कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि आपके सामने ऐसे जीन लिख दिए जाए लाइन से और तुमसे कहा जाए कि यार खोजो इसमें गैमेट्स कितने बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा डायरेक्ट रट्टा वाला ऑप्शन बता रहा हूं मैं, बाकी पढ़ने का तो कुछ होगा ही हमारे पास। जैसे कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल R स्मॉल r में ये पूछा जाए कि हाउ मेनी गैमेट्स। ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन रह चुका है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। गैमेट्स, हाउ मेनी गैमेट्स, आप सोच सकते हो। देखो, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, सबसे पहला आप कॉन्सेप्ट ये निकालना कि हाउ मेनी हेट्रोजाइगस, हाउ मेनी हेट्रोजाइगस। आपको सबसे पहले ये ढूंढना है, ये फॉर्मूला याद रख लो, हेट्रोजाइगस कितने हैं। अगर हेट्रोजाइगस 2 हैं तो 2 की पावर में n बस कर दो, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, जितने ज्यादा हेट्रोजाइगस हैं वो 2 की पावर में होंगे। यहां पर फिलहाल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 दिखाई दे रहे हैं। एक हेट्रोजाइगस ये है, दूसरा हेट्रोजाइगस ये है, 2 की पावर में 2 कर दो, टोटल 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। 4 गैमेट्स बनेंगे। ये रट्टा निकल के डायरेक्ट आंसर निकल कर आ गया। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हो यार कि देखो कैपिटल T स्मॉल t है, कैपिटल R स्मॉल r है, तो एक बार कैपिटल T को कैपिटल R के साथ डालो, दूसरा फिर कैपिटल T को स्मॉल r के साथ, फिर स्मॉल t को कैपिटल R के साथ और स्मॉल t को स्मॉल r के साथ। अब ये भी तरीका अपना सकते हो, पर ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, इतना लंबा अपन को यूज नहीं करना होता कि यार एक देखो इसको दोनों के साथ और इसको दोनों के साथ, ये तो गैमेट्स बनाने का तरीका है। क्रॉस कर दिया हमने। अब यहां पर तो 2 ही गैमेट था। अब जस्ट एग्जांपल के लिए आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल E स्मॉल e, इसके गैमेट्स आपसे पूछ दिए जाएं कि यार अब बताओ इसके गैमेट्स कितने होंगे और इन गैमेट्स में हम क्या क्या क्रॉस कर लेंगे। क्योंकि कहानी बाबू जितने गैमेट्स की है ना, जितने ज्यादा गैमेट्स बनेंगे उतने ही ज्यादा नीचे जनरेशन अलग अलग टाइप की मिलेगी। सेम टाइप गैमेट्स सारे के सारे एक जैसे दिखाई देंगे, गैमेट्स अलग अलग दिखाई देंगे। तो अब आप सोचो कि इसमें कितने गैमेट्स आपको मिल सकते होंगे। मैं बनाऊंगा नहीं, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कहानी बना दूंगा मैं। बताओ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके पास गैमेट्स अगर आपको निकालने हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या निकालना होता है, मैंने बताया था हेट्रोजाइगस। कितने हैं? 5, 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 की पावर 5 करके 10 मत कर देना, वैसे भी मैथमेटिक्स वाले मतलब बायो वाले हो, मैथ वाले बड़ा कमजोर कर देते हो। 2 की पावर 2, 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 टाइप के। सोच रहे हो आप 32 टाइप के गैमेट्स बनेंगे बाबू इसके। अब अगर तुम्हें इमेजिनेशन नहीं हो रहा तो तुम सोच के देखो कि यहां पर कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए होगा, फिर ये सब बदल जाएंगे। ऐसा बदलते एक एक करके बदलते। 32 बनाने की क्षमता तो मेरे अंदर तो नहीं, तुम्हारे अंदर हो तो बनाते रहना। ये डायरेक्टली निकाला जाएगा बिना देखे बिना सोचे। 32 टाइप ऑफ गैमेट्स यहां पर बनेंगे। और जब 32 टाइप के गैमेट्स बनेंगे तो आपको पता है यहां पर डब्बे जो बॉक्स बनाए जाएंगे वो भी 32 ही बनेंगे। इसमें क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटीज निकालो, ये गैमेट्स आने के चांसेस क्या है, वो गैमेट्स आने के चांसेस क्या है, तो इससे पता चलता है। तो आज अगर ये जान के रखोगे तो फिर जो थोड़े से लंबे वाले क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे सामने, तो फिर ये सब चीज तुम्हें पहले से पता रहेगी कि यार अच्छा ऐसा निकाला जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं तो ऐ भी निकाल लूंगा। इससे पता चलता है। तो जब आप ये चीज निकाल लोगे ना तो सब चीज निकल कर आ जाएगी। तो इसलिए गैमेट्स निकालना सीखो। आ जाओ वापस अपने पॉइंट पे आ जाओ।
अभी फिलहाल इस पे फोकस कर लो। तो इसके गैमेट्स हैं, ठीक है, इसके 4 गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। बहुत शानदार। इससे कितने गैमेट्स, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। 4 गैमेट्स इसके, 4 गैमेट्स इसके। अब इनके बीच में होगा क्रॉस। आइए देखते हैं क्रॉस का मजा, ठीक है। तो हमारे सामने ऐसा कुछ क्रॉस है कि हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में मेल एंड फीमेल को अलग कर देंगे। कर दिया। गैमेट्स के लिए हमने अलग अलग बॉक्स बना लिए कि सबके लिए अलग अलग जगह है और उन जगहों पे हम उसे फिल कर देंगे। हमारा सबसे पहला गैमेट्स बना कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। बहुत शानदार। अगली कहानी पे पहुंचे। अब यहां पर नीचे देखिए, ठीक है, यहां पर नीचे बॉक्स जो हमारे पास में हैं इन पे देखिए, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास में होगा। तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक, क्रॉस करवाते हैं जनाब, क्रॉस करवाते हैं। चलो शुरू करो फटाफट क्रॉस। पहला जीन कैसा दिखाई देगा, इसको क्रॉस किए, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इस पे, इस बॉक्स पे आ जाओ, क्या बनेगा, इधर का कैपिटल टी, इधर का कैपिटल टी, इधर कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर। इधर क्या बनेगा, कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी है, उधर भी कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। बहुत शानदार। दूसरे बॉक्स पे आते हैं। दूसरा बॉक्स क्या कहता है, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। इधर क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक, बनाना आने लग गया आप लोगों को। इस बॉक्स में भरोगे तो इधर से और इधर से चेक करना है ना। कैपिटल टी है, इधर स्मॉल टी है, कैपिटल आर और कैपिटल आर। कैसे फिल कर रहे हैं देखते रहना। ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, तो कैपिटल टी इधर लिखा हुआ है, स्मॉल टी इधर लिखा हुआ है, इधर भी स्मॉल आर, इधर भी स्मॉल आर। फिल कर दिए। 8 फिल हो गए, 8 और बचे हैं। अगली कहानी। अब यहां पर आया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। इधर क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर, है ना। नहीं सॉरी, कैपिटल नहीं, स्मॉल टी इसमें हुआ। सारे के सारे स्मॉल टी कैपिटल आर। इसमें क्या हुआ, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। सबसे लास्ट बॉक्स, तैयार रहिएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसमें कितना आया, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर। इसमें कितना आएगा, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और सबसे नीचे आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। ये बॉक्स है हमारे सामने। टोटल 16 बॉक्स बनके तैयार है। और इन 16 बॉक्स को जब तैयार हो जाएंगे तो अब इनका सबका कैरेक्टर पूछा जाएगा कि कौन कैसा दिखाई दे रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आप जानते ही हो। उस लॉ ऑफ डोमिनेंस को लगाकर अब यहां पर हमें रूल रेगुलेशन पूछना है कि कौन कैसा दिखाई देता है और कौन कैसा है। आइए जानते हैं जनाब। एक एक कलर एक एक लिए यूज होगा। दोनों टीटी दिख रहे हैं, टॉल एंड राउंड दिखाई देगा। ये कैसा दिखाई देगा, टॉल एंड राउंड पहला। ये कैसा दिखाई देगा, टॉल एंड राउंड दूसरा, है ना। ये कैसा दिखाई देगा, दोनों डोमिनेंसी है तो टॉल है, ये आर है तो राउंड होगा। टॉल एंड राउंड तीसरा, ये भी टॉल एंड राउंड चौथा। बहुत शानदार। ये कैसा होगा, टॉल एंड राउंड, ये पांचवा हो गया। ये कैसा दिखाई देगा, ये अलग दिखाई देगा। ये टॉल एंड राउंड दिखाई देगा, छठवा। और कहीं है टॉल एंड राउंड, ये है टॉल एंड राउंड, सातवां। ये कैसा है, टॉल एंड राउंड, आठवां। कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना भैया, डोमिनेंट का रूल लगा हुआ है। टॉल एंड राउंड आठवां हो गया। और कहीं टॉल एंड राउंड, ये है बॉस टॉल एंड राउंड 8 के बाद 9वां। बस इतने ही होंगे। अगले की तरफ चलते हैं। यहां पर कुछ बेहतरीन दिख रहा है। ये है टॉल, ये है रिंकल्ड, तो टॉल एंड रिंकल्ड TW पहला। और कहीं टॉल एंड रिंकल्ड दूसरा। और कहीं
ये है टॉल एंड रिंकल्ड, तीसरा टॉल एंड रिंकल्ड 3 है। और कुछ कहीं पे है? हाँ जी, कुछ और है। यहां पर डॉर्फ है एंड राउंड है। डॉर्फ एंड राउंड पहला, डॉर्फ एंड राउंड दूसरा, डॉर्फ एंड राउंड तीसरा, ये 3 है। और सबसे आखिरी में हमारे साथ में है, ये है आपका डॉर्फ एंड रिंकल्ड DW, और ये केवल पहला है। तो इस तरीके से आपको ये क्रॉस बनाना आना चाहिए और क्रॉस के डब्बे को गिनना आना चाहिए। डोमिनेंट का रूल सभी को पता ही है, और इस तरीके से आप ये आंसर यहां पर लगाएंगे। और ये आंसर लगने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि यार ये फिनोटाइप जीनोटाइप कहां है। आपके पास पूछा जाएगा कि ये फिनोटाइप जीनोटाइप कहां है, कितने आ रहे हैं फिनोटाइप जीनोटाइप आपके इसमें से। ठीक है, तो आइए गिनते हैं भैया कितने फिनोटाइप जीनोटाइप आए हैं, कितने रेशियो बन रहे हैं। उन रेशियो को फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, तो हमारा आधा काम कंप्लीट हो जाएगा, और इसको अपन दोबारा कभी भी पढ़ेंगे तो फिर हमें ये याद रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला कहानी है कि पहला तो फिनोटाइप निकालो। जब अपन फिनोटाइप निकाले तो हमारे पास पहला आया टॉल एंड राउंड। टॉल एंड राउंड 9 है बेटा। दूसरा आएगा टॉल एंड रिंकल्ड। टॉल एंड रिंकल्ड की कहानी आई 3। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आया डॉर्फ एंड राउंड। डॉर्फ एंड राउंड की कहानी आ गई 3 नंबर पे, और उसके बाद आखिरी वाला पॉइंट हमें मिला डॉर्फ एंड रिंकल्ड। डॉर्फ एंड रिंकल्ड का कॉन्सेप्ट आया बेटा नंबर 1, तो आंसर आया 9:3:3:1। ये है फिनोटाइप रेशियो। सारे बच्चों को ये रेशियो एकदम मन लगाकर याद कर लेना चाहिए। सारे बच्चों को ये रेशियो मन लगाकर याद कर लेना चाहिए कि ये है हमारा सेकेंडरी डाइहाइब्रिड का रेशियो, और डाइहाइब्रिड के रेशियो में हमारा आंसर है 9:3:3:1, और ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले इतना जानना सीख लीजिए कि पेरेंट्स हैं, गैमेट्स हैं, F1 जनरेशन है, ये भी गैमेट्स हैं हमारे पास, क्रॉस कितना हुआ। अब सोचो, मैं इस चीज को इतना डिटेल भर आप इन सब चीजों को पढ़ोगे, अभी इतने क्वेश्चन हम इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में बनाने वाले हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, और वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार रहने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको गैमेट्स बनाना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस बिल्कुल पता होना चाहिए। इनमें से एक और चीज जो बच्चों से बहुत पूछी जाती है, जिसको अपन डेफिनेशन क्रॉस बता सकते, डाइहाइब्रिड क्रॉस बना सकते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड लॉ, कोई लॉ है क्या जो डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हो? बोला हाँ यार, एक रूल तो है, जिसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो, इसको थ्योरी में पढ़ने की बहुत बड़ी लॉजिक नहीं लगेगा, बस 2 मिनट बता रहा हूं मैं यहां पर, आप उसे सुन लो, समझ में आ गया तो कहानी मजे आ जाएंगे फिर बाबू। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आप इसे देखो, मैंने कहीं पर लिया था टॉल और कहीं पर लिया था राउंड। एक लेंथ है, एक स्टेम की लेंथ है, हाइट है, और एक सीड का शेप है। कहां सीड का शेप अलग कैरेक्टर, और कहां स्टेम की हाइट एक अलग कैरेक्टर। मेंडल साहब का कहना था कि भले हम इन दोनों को लेते हैं साथ में, पर इन दोनों के साथ आने की प्रोबेबिलिटीज या फिर एक दूसरे को अफेक्ट करने का कोई भी ऐसा रूल है ही नहीं। दे गेट अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब आप इसे समझो, यहां पर ये दोनों कैपिटल टी डोमिनेंट था, और ये दोनों स्मॉल आर रिसेसिव था। तो कायदे से यार थोड़ा सा डोमिनेंट है, दूसरा बाजू वाला पूरा रिसेसिव है, फर्क तो बिल्कुल पड़ना चाहिए, पर यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वाला पेयर सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार है, अपने कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है, दूसरे कैरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं कि यार मतलब बोथ जीन्स आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, शो देयर कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली, दे गेट नॉट अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके असॉर्टमेंट से, उसके एक्सप्रेशन से दूसरे वाले जीन का कोई लेना देना है ही नहीं। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो इसे अपन कहते हैं। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? ठीक है, कि पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, जो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो भी उनके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है,
एशॉर्ट, वो खुद को एशॉर्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली या इंडिपेंडेंट मतलब ये आप इसे आप ये तो ये बहुत छोटी सी बात हो गई, तो याद रखना दे नॉट अफेक्ट ईच अदर, ठीक है, दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी वो अफेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करने वाले, बिल्कुल एक दूसरे को मतलब कि कोई तुम बनाओ मत बनाओ क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल अलग हो, अलग रहो, अलग ही हमेशा दिखते रहो। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरीके से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों को बनाते हैं। इतनी कहानियां थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, कई बार बच्चे यहां पर ना इसके दिमाग में आता है कि सर फिनोटाइप तो बता दिए, जीनोटाइप नहीं बताया। जीनोटाइप बहुत लंबा है, निकालने पे जाएंगे तो दिमाग खराब होगा, तो मैं आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताता हूं जिसको यूज करके आप लोग बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि डाई हाइब्रिड का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो 1:2:1 लगाओगे आप, 1:2:1 जैसी आप लगाओगे तो 1:2:1 का पावर में अगर मान लो आप 2 कर दिए ना, तो 1:2:1 और इंटू कर देना 1:2:1, और मैंने आपको बताया था 1 का 1 से आंसर, ठीक है। तो 1:2:1, फिर आ गया 2:4:2, फिर आ गया आपके पास में 1:2:1, और इसे और सिंप्लीफाई में 4:2:2:2:2:1:1:1:1, ये है आपका जीनोटाइप। आप डाई ट्राई किसी का भी बाकी आप फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक पॉइंट पढ़ लिया, और आज मैंने आपको मेंडलिज्म बता दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको न्यू मेंडलिज्म और उसके ऊपर आने वाले बेहतरीन से क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को पढ़ के रखना है। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हिट लाइक बटन, कमेंट सेक्शन पे जरूर जाके बताएं थोड़ा तो समझ में आया है, आज तो थोड़ा तो अच्छा लगा है। और मैं बिल्कुल भी हवाई पढ़ाने की कोशिश नहीं, एकदम बेसिक, ताकि कोई बच्चा अगर 12th का हो तो उसके भी काम आ जाए, अगर कोई बच्चा नीट का हो उसकी भी बेसिक एकदम जबरदस्त हो जाए। और फिर हम इसे बहुत जल्द एनसीईआरटी हाईलाइट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर है जो एनसीईआरटी हाईलाइट करने योग्य नहीं है। इस पे हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।